लास्ट वाली क्लास में न्यूमेरिकल स्टार्ट किया हम लोगों ने। फोटोडायोड हम लोगों ने देखा है, ये मतलब जो बचे हुए टॉपिक थे, सोलर सेल, फोटोडायोड, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग जो है मैं स्क्रीन तुम लोगों को दिखा रहा हूँ ना, न्यूमेरिकल करते हैं सेमीकंडक्टर के पहले, और टाइम बचा तो डायोड्स के। ये स्क्रीन विजिबल है ना? अनम्यूट करके बताओ मुझे, स्क्रीन क्लियर है या टाइप करके बताओ क्वेश्चन जो है। ओके, तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लिया था, सेकंड लाइफ टाइम से रिलेटेड ये नहीं था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी आई थिंक कर लिया है। हाँ, फोर्थ वन रेसिस्टिविटी। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, एक बार देखो सब लोग। दिस वन, a silicon sample is uniformly doped with donor type impurities with a concentration of 10 power 16 atoms per centimeter cube. Donor type impurity means कौन सा है? सेमीकंडक्टर N या P? N. Very good. The electron and hole mobilities in the sample are this 1200 centimeter square per volt second and 400 centimeter square per volt second respectively. Assume complete ionization of impurities. The charge of electron, ठीक है, तो complete ionization ये भी शायद लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। Assume complete ionization, इसका मतलब कि जितने डोपेंट सेट किए हैं, ध्यान देखो, ध्यान से सुनो, ये जितने डोपेंट हैं, ठीक है, ये डोपेंट, ये सारे के सारे आयनाइज हो चुके हैं। ये सारे आयनाइज है मतलब सारे के सारे जितने भी डोपेंट हैं वो डोनर एटम में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्लियर? क्योंकि 100% आयनाइजेशन है या कंप्लीट आयनाइजेशन है। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, रेसिस्टिविटी पूछा है तुमसे, और यूनिट ध्यान से देखो, सेंटीमीटर गिवन है डेटा सारा, ठीक है। जनरली सारा एक जैसा दिया होता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एक यूनिट किसी को जो है चेंज कर देते हैं, तो वो ध्यान से देखना कि यूनिट चेंज है या नहीं। पूछा है आंसर सेंटीमीटर में ही, ठीक है। तो ये मैंने तुम लोगों को लास्ट वाली क्लास में स्टार्ट किया था, फॉर्मूला बताया था कंडक्टिविटी का, किसी को ध्यान है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? ध्यान है किसी को? क्या किसी को ध्यान नहीं है? चलो मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, फॉर्मूला देखो एक बार। ठीक है, ये है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, सिग्मा, सिग्मा आई मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, दिस इज इक्वल टू n क्यू म्यू n प्लस p क्यू म्यू p। किस किस चीज का मल्टीप्लिकेशन? ये नंबर ऑफ कैरियर्स, चार्ज पर कैरियर और मोबिलिटी, इन तीनों को प्रोडक्ट करते हैं तो कंडक्टिविटी निकल आती है, ठीक है। क्योंकि इंट्रिंसिक है तो दोनों कैरियर होंगे n और p, इसलिए n भी लिखा हुआ है और p भी लिखा हुआ है। वन मोर थिंग कि इंट्रिंसिक के केस में, इंट्रिंसिक के केस में n और p की वैल्यू क्या होगी? सर इक्वल होगी, इक्वल होगी, तो n और p दोनों को हम ni से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ni कॉमन आ जाएगा, q भी कॉमन, तो ni q टाइम्स म्यू n प्लस म्यू p, ये कंडक्टिविटी हो जाएगी। सिमिलरली रेसिस्टिविटी की अगर बात करें तो ये रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी का, ठीक है। ये लिखा हुआ है रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, सो नहीं हो रहा,
सबको नहीं हो रहा क्या? हो रहा है सर। हो रहा है ना? बाकी लोग नहीं हो रहा बेटा? एक बार हो रहा देखो। सर। हाँ हाँ, जिसकी दिक्कत है वो एक बार चेक करो कनेक्टिविटी तुम्हारी। नहीं हो रहा निशा। जिनको कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है या तो ब्राउजर से चलाया करो तुम लोग, क्रोम से, है ना? मुझे नहीं पता, कुछ लोगों को ये परमानेंट प्रॉब्लम हो रही है, सेम प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमको डेटा क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ कैरियर्स इंट्रिंसिक के केस में, ठीक है, क्यू, चार्ज, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन और होल की, तो हम रेसिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझो, अगर सेमीकंडक्टर एक ही टाइप का है, मींस इंट्रिंसिक की जगह एन टाइप टाइप है, ठीक है, इंट्रिंसिक के लिए तो वैलिड है फॉर्मूला, एक्सट्रिंसिक के लिए क्या करना होगा? एक्सट्रिंसिक के लिए तुमको चेक करना होगा। ये बताओ, एक्सट्रिंसिक अगर एन टाइप है तो क्या करोगे? एक्सट्रिंसिक अगर एन टाइप है तो डेटा क्या क्या चाहिए होगा, या इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली? एक्सट्रिंसिक एन टाइप में कैरियर इलेक्ट्रॉन होल होंगे या नहीं होंगे? बताओ बेटा, एक्सट्रिंसिक एन टाइप में कैरियर्स होल भी होंगे या नहीं होंगे? ऑडिबल है वॉइस की नहीं है? वॉइस नहीं आ रही। बाकी लोगों को कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कनेक्टिविटी की? मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, कितने लोगों को वॉइस क्लियर नहीं है, पेज पूरा शो नहीं हो रहा? सर क्लियर है वॉइस। ठीक है, अलाइनमेंट नहीं, मुझे वॉइस वीडियो फीड में अगर दिक्कत है तो। कितने लोगों को वीडियो फीड में दिक्कत है, मतलब पेज नहीं दिखाई दे रहा, ब्लर हो रहा है, या और भी कोई प्रॉब्लम है? ऑडियो तो मे भी ठीक होगी सबको, वॉइस क्लियर नहीं है। बाकी लोगों को भी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? कि हमको नंबर ऑफ कैरियर चाहिए और सब, ये सब डेटा चाहिए। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, एन टाइप हुआ, एन टाइप, तो क्या ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते। बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? रीजन बताओ। सर इसमें पी भी चाहिए रहेगा। हाँ, पी तो पी होगा नहीं होगा? अब ध्यान से सर सुनो। वैसे अगर एन मिल जाए तो पी अपन वो एन पी इक्वल टू कैलकुलेट कर एन आई के सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, निकाल ठीक है। सकते हैं। एन टाइप के लिए एन गिवन है, एन गिवन है, तो पी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एन आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर से, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब ध्यान रखना कि जनरली, ध्यान से सुनो, अगर एन टाइप है तो भी ये फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। कंडीशन क्या है, और ये भी तुम कैलकुलेट कर लोगे। एन टाइप के लिए माइनॉरिटी कैलकुलेट करना बहुत आसान है, सेमीकंडक्टर का टाइप बस पता हो तो तुम पी कैलकुलेट कर लोगे, एन तो गिवन ही होगा। तुमको चाहिए बस होल की मोबिलिटी। अगर होल की मोबिलिटी गिवन है तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ध्यान रखना। अगर होल मोबिलिटी मेंशन है, इवन इफ सेमीकंडक्टर एन टाइप है, अगर दोनों कैरियर्स की मोबिलिटी गिवन है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ये होगी, माइनॉरिटी से भी करंट या कंडक्टिविटी डिसाइड होती है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर एक्सट्रिंसिक किसी भी टाइप का दिया है बट एक ही टाइप की मोबिलिटी मेंशन है, मोबिलिटी एक ही कैरियर की है, तो जनरली मेजोरिटी की गिवन होगी। अगर पी टाइप है तो म्यू पी गिवन होगा, एन टाइप है तो म्यू एन। अगर मोबिलिटी दोनों गिवन नहीं है तो हम दूसरे टर्म को हटा देंगे, मतलब अगर एन टाइप है तो सिर्फ इसको यूज करेंगे, ये हट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसको जीरो ना बोल के ऐसा बोला जाता है कि एन क्योंकि बहुत ज्यादा होंगे तो सिग्निफिकेंटली पी की वैल्यू बहुत कम होगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसका
बड़ा है, ठीक है, इसलिए p सिग्निफिकेंटली लो होगा, तो सेकेंड टर्म कैन बी निग्लेक्टेड, ठीक है। इस कंडीशन में हम सिर्फ इस वैल्यू से आंसर निकाल लेंगे, इस टर्म से, या सी पी टाइप के लिए ये बस यूज करेंगे कब, जब मोबिलिटी दोनों टाइप की मेंशन नहीं है। बट अगर मोबिलिटी गिवन है दोनों इलेक्ट्रॉन और होल की, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। और मोबिलिटी भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, एन टाइप पी टाइप सिलिकॉन के लिए जो है तुम मोबिलिटी याद भी कर सकते हो। मैं मोबिलिटी की वैल्यू तुमको भी बता दूंगा, ठीक है। बॉयल स्टेट की अलग है, मिलमेंस की अलग है, ठीक है, दोनों का डेटा अलग अलग है। मीन्स प्रैक्टिकल वैल्यू है तो डिफर करती है थोड़ा बुक वाइज या राइटर वाइज। तो जनरली इसलिए क्योंकि डिफर करती है वैल्यू, तो क्वेश्चन में गिवन होता है ये कि म्यू एन या म्यू पी क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में देखो डेटा क्या क्या गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है, एन, ठीक है। कितना है एन की वैल्यू, एन कितना है, 10 की पावर 16 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा सब लोगों को बोलना है, तुम लोग बाकी लोग जो इनएक्टिव लोग हैं बोलना चालू करो, है ना, नहीं तो मैं क्लास से जो है बाहर करूंगा तुम लोगों को। ऐसे फालतू में अटेंड करने का कोई मतलब नहीं, या तो टाइप करके बताओ या बोल के बताओ। सेकेंड डेटा क्या गिवन है, यहाँ पहले लिखना होगा गिवन, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल करोगे तो आसानी से हो जाएगा। गिवन एन, फिर नेक्स्ट क्या गिवन है, क्यू 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 1.6 1.6 इंटू into 10 10 to पावर minus 9 19 कूलॉम। फिर क्या गिवन है, नेक्स्ट थिंग बताओ क्या गिवन है, Mobility. मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ विच कैरियर, Electron and holes both. गुड, म्यू एन और म्यू पी। तो म्यू एन की वैल्यू कितनी है, So 1200 centimeter cube. 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड, में ठीक है। और म्यू पी गिवन है 400, 400 centimeter square. ठीक है, सेम। तो ये डेटा गिवन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन में जो पूछा गया है, रेसिस्टिविटी ऑफ सैंपल। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने तुमको बोला कि तुमको कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे। जैसे रेसिस्टिविटी और ये फॉर्मूला है, तो हम चेक करते हैं सारा डेटा हमारे पास है क्या, चेक करके बताओ सब कुछ है। है तो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ मुझे। -19 है ना, कैलकुलेट करके आंसर निकाल के बताओ कितनी वैल्यू होगी। सभी लोग कैलकुलेट करो, है ना। कितना आ रहा है फाइनल आंसर, सभी लोग चेक करो और आंसर बताओ। 0.39। बाकी लोग भी करो, बताओ मुझे वैल्यू कितनी आ रही है, सब टाइप करके बताओ।
फॉर्मूला दिया हुआ है, सीधे वैल्यूज पुट करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। 0.3। हाँ, और बाकी .39। ठीक है, सेम वैल्यूज आ रहे हैं सबके ना। 0.39 क्या बताया तुम लोगों ने? करने का ऑप्शन दिया 0.52 है आंसर, 0.39 नहीं है। सभी लोगों का 0.39 आ रहा है। अच्छा, एक बार ये म्यूपी को निगलेक्ट करके आंसर निकालो। जिन लोगों ने आंसर निकाले हैं 0.39, एक बार म्यूपी को निगलेक्ट करके निकालो जरा। मीन्स 1200 बस लो, म्यूपी को निगलेक्ट करो। निगलेक्ट किया हुआ है। चेक करो एक बार आंसर, मुझे निकाल के बताओ। म्यूपी जो तुमने ऐड किया हुआ है ना 1200 प्लस 400, हाँ सपना 0.52 1200 के साथ बस आ रहा है या दोनों वैल्यूज के साथ आ रहा है सिर्फ तुम लोगों का? शिवम निगलेक्ट करने के साथ, ओके ठीक है। तो इसने एक्चुअली निगलेक्ट किया हुआ है और निगलेक्शन होना नहीं चाहिए क्योंकि म्यूपी भी मेंशन है। ठीक है, ये क्या कहते हैं पॉइंट जो है ना, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इसको नेक्स्ट वाली क्लास में मैं तुम लोगों को और क्लियर करूंगा एग्जैक्टली वैल्यू लेनी है कि नहीं लेनी है। जनरली हम अगर म्यूपी और म्यूएन मेंशन है मींस माइनॉरिटी के केस में भी कंसीडर करते हैं, बट इस न्यूमेरिकल में क्योंकि इसने म्यूएन को कंसीडर किया है, म्यूपी निगलेक्ट मींस सेमीकंडक्टर का टाइप एन हो गया तो म्यूपी को निगलेक्ट कर दिया है। तो एक्चुअली कुछ न्यूमेरिकल में दोनों वैल्यूज कंसीडर भी करते हैं, तो ये मैं तुमको जो है नेक्स्ट वाली क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कि म्यू एन म्यू पी मीन्स दोनों को कंसीडर करना है या नहीं करना है एक्सटेंसिव के केस में। इंट्रिंसिक के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये एक्सटेंसिव टाइप दिया हुआ है, इसलिए इसने जो है शायद अलग कर दिया होगा। इसके ऊपर जो हमने न्यूमेरिकल लिया था वो इंट्रिंसिक के केस का था, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे जो है इसको छोड़ते हैं इस न्यूमेरिकल को कि ये दोनों वैल्यूज लेंगे या नहीं। नेक्स्ट वाली क्लास में तुमको ये डाउट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ये बैंड गैप का है। ओके, देखो जरा ये क्वेश्चन जो है इन द फिगर log नेचुरल log रो आई इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ 1/t। मतलब रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का प्लॉट बनाया है, टेम्परेचर के रेसिप्रोकल का, वेयर रो आई इज द इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन, t इज द टेम्परेचर एंड द प्लॉट इज ऑलमोस्ट लीनियर। ठीक है, प्लॉट का नेचर दिया हुआ है। एक मिनट रुकना जरा। प्रबल सिंह, आवाज आ रही है तुमको? प्रबल सिंह, प्रबल सिंह सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। क्लास की टाइमिंग क्या है बेटा? सर 11 बजे। अभी कितना टाइम हो रहा है? सर 11:23। चलो चलो। तुमने क्या घर की खेती बना ली है कि जब चाहे तब ज्वाइन कर लो? अभी तो मार्केट में घूम रहा है और क्लास ये ऑनलाइन जो है क्लास ज्वाइन करके बैठा है। मजाक चल रहा है क्या? ये फिगर दिया हुआ है रेसिस्टिविटी और थोड़ा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ये पूरा कंसेप्ट वाइज है, तुम कोई फॉर्मूले या डायरेक्टली लिंक से ये आंसर नहीं निकाल सकते। यूज करना, मैं क्वेश्चन तुम लोगों को जो है छोड़ दूंगा, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। मैं एग्जैक्ट रीजन पूछूंगा कि क्यों आंसर क्या होना चाहिए, वैसे अभी भी कोशिश करना कि आंसर क्या होगा बताना। इसमें दिया हुआ है रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का प्लॉट, ठीक है।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तुम लोगों को रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप पता है क्या, या कंडक्टिविटी के बीच का बता दो मुझे। कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी ना सर, इलेक्ट्रॉन कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे। बाकी लोग यस सर, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सर टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी मेरे हिसाब से डिक्रीज करेगी। हाँ, अब ये बताओ, मैंने तुम लोगों को अभी तक जो स्टार्टिंग वाली क्लास में जो एनालिसिस किया है थर्मल जनरेशन या थर्मल एक्साइटेशन, वो थर्मल एक्साइटेशन के बाद कंडक्टिविटी बढ़ती थी या कम होती थी? सर कंडक्टिविटी बढ़ती थी। कंडक्टिविटी बढ़ती थी। तो बेटा तुम लोग बाकी लोग जो बोल रहे थे मोबिलिटी कम होगी, वो कंडक्टिविटी के केस में मैंने तो हमेशा यही बताया ना कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मोबिलिटी कम होगी। तो वहां हमने ब्रेकडाउन में वो कंसेप्ट यूज किया था। तो कंडक्टिविटी का चालू सर, आईपी हटा के हाँ, तो कंडक्टिविटी एक्चुअली डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। हम रूल नहीं है कोई कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो हमेशा बढ़ेगी। दोनों टाइप के आंसर सही है। एक जो पहला आंसर तुम लोगों ने बोला कि सर मोबिलिटी के कारण कंडक्टिविटी कम होगी, मोबिलिटी बढ़ेगा तो कैरियर की मोबिलिटी कम होगी तो कैरियर जो है रेंडमली स्कैटर कर देंगे, इसलिए कंडक्टिविटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। बट ये होता है हाई टेम्परेचर्स में, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनिशियली एट लो टेम्परेचर अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी इनिशियली जो है बढ़ती है सेमीकंडक्टर में, फिर कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कुछ टेम्परेचर के बाद, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद कंडक्टिविटी धीरे धीरे रिड्यूस होती है, ठीक है। तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद जो है ये इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है सेमीकंडक्टर में और कंडक्टिविटी रिड्यूस होती है। तो कंडीशनल है। अब ये प्लॉट हम लोगों को जो बना हुआ है टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी का है। 1/T को बढ़ाना, अगर 1/T इस प्लॉट में अगर हम आगे जाएं तो 1/T बढ़ रहा है, इसका मतलब T क्या हो रहा है? T बताओ, डिक्रीज हो रहा है। गुड, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। और मतलब हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर लिया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में T रिड्यूस हो रहा है। कोरस्पॉन्डिंगली रेसिस्टिविटी कैसे दिखाई दे रही है? इंक्रीजिंग, इनिशियली तक इंक्रीजिंग, फिर धीरे धीरे ये सैचुरेट हो रही है। आगे पूरा प्लॉट नहीं बनाया है, ठीक है। तो अगर क्रिटिकल तक जाओगे तो ये हमारा प्लॉट इनिशियल लेवल वाला है। इनिशियली इंक्रीज करेगी, फिर धीरे धीरे इंक्रीज जो है कम होगा, मतलब सैचुरेशन की तरफ जाएगा, और फिर डिक्रीज भी होती है आगे चल के। तो टेम्परेचर वाला प्लॉट मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो ये प्लॉट दिया हुआ है। पूछा है कि स्लोप अगर तुम इसका निकालते हो इस प्लॉट का, स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मतलब log रो आई अपॉन 1/T, T टाइम्स log रो आई। तो क्या वैल्यू हमको मिलेगी, ठीक है। स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसी भी प्लॉट का। और परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल में क्या है? log रो, हॉरिजॉन्टल में दिस इज स्लोप। तो T टाइम्स नेचुरल लॉग रो, ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, ये पूछा है। अब ये एक्चुअली जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब तुमको सारे इफेक्ट एनालाइज करने होंगे कि इनमें से कौन सा आंसर पॉसिबली सही है। तो देखो जरा, एनालाइज करो। मैं डिक्टेट नहीं करूंगा कि वैल्यूज में कि क्या क्या चेंज हो रहा है। मुझे बताओ कि बेस्ट पॉसिबल तुम लोगों को क्या लग रहा है इस केस में? और ये पूरा आंसर जो है, जो हम लोगों ने इनिशियली कंडक्टिविटी पढ़ा है इंट्रिंसिक के केस में, उससे लिंक किया जा सकता है। एक तो तुम लोगों को लिंक करने के लिए डायरेक्टली रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी और सी जो है μn + μp है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है हमारे पास, उससे रिलेट कर सकते हो।
बाकी ऑप्शन जो कंसेप्ट पढ़ा है उससे रिलेट कर सकते हो। तो मुझे पॉसिबल आंसर बताओ क्या होगा, क्या लग रहा है? कोई भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो चलेगा, बट पॉसिबल आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन मुझे बताओ। है कोई आंसर, पॉसिबल आंसर? केमिस्ट्री में ये यूज किया जाता है, इसको केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन तुम लोगों ने शायद अगर किया होगा उस समय, मटेरियल साइंस जो भी अगर पढ़े होंगे तो अब ध्यान करो। हाँ बताओ सपना। क्या है पॉसिबल आंसर? एक एक ऑप्शन को देखो जरा। पहला ऑप्शन है बैंड गैप, बी और सी स्लोप gives resistivity changes with time, slope gives resistivity. नहीं नहीं, स्लोप, अब देखो फॉर्मूला जो डायरेक्टली, अगर तुम रो और ऑप्शन बी और सी तो सीधे सीधे निगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, हटा दिए जाएंगे। क्यों, समझो, ये बता रहा हूं मैं। ऑप्शन बी और सी क्यों हो जाएंगे एलिमिनेट? क्योंकि रो आई इज इक्वल टू 1/ni टाइम्स क्यू इंटू म्यू एन प्लस म्यू पी, ठीक है। तो म्यू एन और म्यू पी को रिलेट करना है अगर, तो रो आई मतलब रेसिस्टिविटी, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इनके बीच कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, इनके बीच प्लॉट बनना चाहिए था। टेम्परेचर यहाँ कहीं भी नहीं है डायरेक्टली। एन को कन्वर्ट करोगे तो एन इक्वल टू एन जो एन स्क्वायर है वहां से निकाल सकते थे A0 TQ e पावर EGO माइनस KT, जो मैंने वैल्यू निकाली थी तुम लोगों को, ठीक है, इसको डिराइव किया था एन इसका। तो ये T पावर 3/2 उस फॉर्म में जो है ये वैल्यू आएगी। तो ये भी, ये तुमको मैं एक बार से लिख देता हूँ, ठीक है। जो बैंड गैप एनर्जी है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी? कांस्टेंट A0, सॉरी एन स्क्वायर, ठीक है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन A0 TQ e पावर माइनस EG ओवर KT, ये बैंड गैप एनर्जी EG, ये थी वैल्यू, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल टू ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से रिप्लेस भी करोगे अगर एन तो रिलेशनशिप तुम्हारा डायरेक्ट नहीं बनेगा रो वाई और टी का, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। रो वाई और टी के बीच प्लॉट कैसा बनेगा? रो वाई वर्सेस टी पावर 3/2 टाइप का। तो ऑप्शन बी और सी पॉसिबल ही नहीं है, एलिमिनेट हो गए। सम ऑफ क्यों नहीं है? क्योंकि इसने डायरेक्टली बोला है कि स्लोप से क्या मिलना चाहिए, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी, म्यू एन और म्यू पी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अगर रिप्लेस करोगे एन को तो टी पावर 3/2 स्क्वायर है, तो पहले टी पावर 3/2 इसका रूट लेना होगा हर जगह, फिर रिप्लेसमेंट होगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है आंसर, ठीक है। तो बी और सी एलिमिनेट हो गए। अब बताओ दो ऑप्शन में से ए और डी में से क्या लग रहा है? अभी पॉसिबल ए और डी में से डी, और बताओ अभी बाकी लोग। अच्छा, दोनों ऑप्शन में आके मुझे ये देख के बताओ कि बैंड गैप एनर्जी, ठीक है, और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इसका टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप कैसे है? ठीक है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन डायरेक्ट फंक्शन है टेम्परेचर का, या बैंड गैप और रेसिस्टिविटी भी इंट्रोड्यूस करना। क्यों? क्योंकि प्लॉट रेसिस्टिविटी वर्सेस क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर इस प्लॉट, अब तुमको जो रिलेशनशिप चाहिए, तो एक तो बैंड गैप का इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का
और जो स्लोप है, स्लोप मीन्स तुम्हारा टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी, तो Ni और रो ये रिलेशनशिप है। तो पहले रो और टी का प्लॉट बनाने के लिए अगर तुम एलिमिनेट करोगे तो डायरेक्टली हम, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुम Ni कैलकुलेट करना चाहते हो तो रो आई और टी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई देता है क्या? रिप्लेसमेंट पॉसिबल है यहाँ कोई ऐसा रिप्लेसमेंट कर सकते हो क्या जिससे ये इक्वेशन रो और टी के बीच की मिल जाए? ऐसा कोई रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? तो शायद पॉसिबल आंसर की तरफ पहुंच जाओ तुम। देखो जरा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हिंट कर रहा हूँ कि इस इक्वेशन में इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो एक तो आंसर तुम्हारा Ni है, तो Ni अगर आंसर निकालना है तो इस प्लॉट में तुमको क्या इंट्रोड्यूस करना हो, सॉरी इस इक्वेशन में तुमको क्या इंट्रोड्यूस करना होगा? टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। एक और चीज चाहिए, इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी रो, तो रो यहाँ कहीं रिप्लेसमेंट करके लाया जा सकता है, ये देखो पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी कि रो को इंट्रोड्यूस करो सो दैट Eg कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि दो में से एक आंसर है। एक पहला ऑप्शन दिया हुआ बैंड गैप एनर्जी Eg और दूसरा लास्ट में लिखा हुआ है Ni। तो अगर तुम इस तरीके का रिलेशनशिप बना सकते हो कि रो एंड 1/T या रो और टी, सिंपल इक्वेशन रो और टी की हो जिससे हमें Eg मिल जाए, या रो एंड टी का रिलेशनशिप निकाल के यहाँ से हम Ni कैलकुलेट कर लें, कौन सी वैल्यू के पास पहुंच सकते हैं? देखो इन दोनों में से यूजिंग दीज इक्वेशंस, ये दो इक्वेशन। एलिमिनेशन है बेटा, सिंपल एलिमिनेशन है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है? एक एलिमिनेशन होगा और जो है वैल्यू के आसपास आ जाओगे। Eg, बाकी Eg कैसे आएगा नवनीत, बताओ? तो बाकी लोग भी देखो जरा, और कोई रिप्लेसमेंट पॉसिबल है Eg के अलावा? Ni निकाल सकते हैं क्या? Ni की वैल्यू पुट करें, हाँ गुड। Ni की वैल्यू पुट करोगे यहाँ से Ni पुट करोगे तो 1/ρi टाइम्स ये आ जाएगा, ये रिप्लेस कर दोगे यहाँ। बाकी वैल्यू कांस्टेंट, उस समय कांस्टेंट, या बाकी वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करेंगे। हमको रिलेशनशिप देखना है कि अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं रो और 1/T इक्वेशन मिलती है तो Eg मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। यहाँ Ni को रिप्लेस करोगे तो रो आई आ जाएगा, ठीक है। और रो से इसको देखो Eg। और एक और चीज तुमको ध्यान से देखने में मिल जाएगी यहाँ कि प्लॉट जो है लॉग रो है, लॉग रो तो तुमको दिख भी रहा है, मतलब नेचुरल लॉग लेने के बाद ही ये रिलेशनशिप आएगा। यहाँ नेचुरल लॉग होगा, फिर तुम नेचुरल लॉग लेने के बाद यहाँ पे लॉग रो आई और टी के बीच का रिलेशनशिप निकाल सकते हो। क्यों? ये लॉग रो आई ओवर टी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे तुमने नेचुरल लॉग लिया और फिर ये टी जो है ये यहाँ वाला Eg ओवर के टी, ये रिप्लेस होगा यहाँ पे। तो बेसिकली इस इक्वेशन का यूज करके हम, ठीक है, एक रिलेशनशिप बना सकते हैं रो 1/T का, सो दैट Eg कैलकुलेट हो जाए। पर ये डायरेक्ट फंक्शन तुमको दिखाई नहीं देगा। तुम एक तो तुमको ये समझ में आ गया कि चार ऑप्शन में एलिमिनेशन में पहला सॉरी बी, सी और डी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? बी और सी डायरेक्ट रिलेशनशिप होल्ड नहीं करते, म्यू एन और म्यू पी का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है रो आई और टी के प्लॉट में, मतलब लॉग रो आई और टी के प्लॉट में, पहली चीज, ठीक है। दूसरी, जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है वो भी होल्ड नहीं करता है रिलेशनशिप। हमने इक्वेशन से चेक की, इस इक्वेशन से पॉसिबल था सिर्फ जो है पहला ऑप्शन बैंड गैप Eg, वो होल्ड हो रहा है। तो अब मुझे ये बताना कि क्यों एग्जैक्टली लॉग नेचुरल लॉग रो और 1/T का स्लोप जो है Eg देता है, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में ये मैं पूछूंगा कि क्यों, अगर हम इसका स्लोप निकालें, इसका स्लोप क्या होगा? T नेचुरल लॉग रो, ठीक है, T नेचुरल लॉग रो, ये वैल्यू Eg के बराबर क्यों आती है, ये मैं नेक्स्ट वाली क्लास में पूछूंगा, थोड़ा सा देख के आना, ठीक है। अभी कहाँ पे होता है ये भी बता रहा हूँ तुमको। ये निकालते हैं किसी भी मटेरियल की बैंड गैप एनर्जी अगर निकालनी है तो हम उसका क्या कहते हैं प्लॉट बनाते हैं रेसिस्टिविटी का और टेम्परेचर का, और जो
एब्जॉर्प्शन पीक होती है वो कैलकुलेट करते हैं केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशंस में करते थे, तो वो थोड़ा सा एक बार देखोगे शायद हिंट मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कट ऑफ वेवलेंथ in micrometer of light that can be used for intrinsic excitation of a semiconductor material of band gap Eg is, क्या पूछा है? कट ऑफ वेवलेंथ, एक फिर से पढ़ता हूँ। कट ऑफ वेवलेंथ इन माइक्रोमीटर ऑफ लाइट, उस लाइट की कट ऑफ वेवलेंथ बतानी है माइक्रोमीटर में जिसका यूज किया दैट कैन बी यूज्ड फॉर इंट्रिंसिक एक्साइटेशन ऑफ अ सेमीकंडक्टर, जिसका हमने यूज किया है एक्साइट करने के लिए सेमीकंडक्टर को, मतलब टेम्परेचर की जगह लाइट से एक्साइट किया है। तो उस लाइट की वेवलेंथ पूछी है और दिया क्या है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हमने यूज किया है उसका बैंड गैप इतना है। ठीक है, तो तुम लोगों को बेसिकली बैंड गैप दिया हुआ है सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसका एक्साइटेशन किया है हमने यूजिंग लाइट बीम। कर सकते हैं टेम्परेचर की जगह हम लाइट से भी एक्साइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो लाइट की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, या अगर हमारे पास मटेरियल है सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये है हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल EC EV, इसके बीच का सेपरेशन है EG, तो इसको अगर तुम लाइट से एक्साइट कराना चाहते हो तो कम से कम लाइट कितनी वेवलेंथ की होनी चाहिए, ये रिलेशनशिप कोई बता सकता है? लैम्डा और EG, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछा है। EG इक्वल टू H, EG इक्वल टू H न्यू, ये हमने कल वाली क्लास लास्ट वाली जो क्लास है उसमें एक फाइनल वैल्यू भी डिराइव की थी। लैम्डा इन माइक्रोमीटर मैंने निकाला था, क्या था फॉर्मूला, किसी को ध्यान है? EG इक्वल टू H, फाइनल वैल्यू होता है बेटा, डिराइव्ड जो वैल्यू थी, किसी को भी ध्यान है? लैम्डा इन माइक्रोमीटर, अरे मैंने तुम लोगों को HQ सॉल्व कराया था ना C बाय लैम्डा करके, पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो सब भूल गए क्या? कोई किसी को भी याद नहीं है? 1.24 by EG। बाकी लोग सब पता नहीं सोते रहते हो लगता है। ये यूज करो, आंसर निकाल के बताओ। या जिसको अगर ये यूज नहीं करना है तो वो ये वाला यूज करे, H म्यू HC बाय लैम्डा, यहाँ से निकाल के बताए आंसर। ठीक है, ये भी कोई जरूरी नहीं इसको याद करो, ये याद रखो। यहाँ पे तुम प्लैंक कांस्टेंट रखो, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा निकालो, EG यहाँ पे लेके आ जाओ, बताओ आंसर क्या आ रहा है। हाँ, आया किसी का? इतना टाइम कैसे लग रहा तुम लोगों को? बाकी लोग, धीरज 1.12 आंसर आया धीरज का। बाकी लोगों को न्यूमेरिकल समझ में भी आ रहा है या बस ऊपर ऊपर ही चल रहा है? 1.13। और ये फॉर्मूला मैंने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था लैम्डा। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा वो ये करो, देखो ध्यान से, E इक्वल टू H नहीं होता है, HC बाय लैम्डा। प्लांक कांस्टेंट 6.63 into 10 power minus 34, C is 3 into 10 power 8। लैम्डा निकालना है, EG यहाँ पे रखो, EG की वैल्यू कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.1 into 1.6 10 पावर माइनस 19, ये पूरी वैल्यू रखनी होगी। फाइनल आंसर जो आएगा माइक्रोमीटर में कितना आ रहा है? 1. मैक्सिमम लोगों का 1.2। आंसर चेक करते हैं, 1.13 सेम आंसर। 1.12 मतलब डेसिमल प्लेस में कुछ आ रहा होगा, 1.13 1.12 सेम सही है। हाँ, 1.129 दैट इज 1.13 राउंड ऑफ टू सेकंड डेसिमल प्लेस, 1.13 करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? अगले क्वेश्चन में आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, और सारे गेट के क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि ये सारे गेट के क्वेश्चन हैं, और गेट में कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, कंसेप्ट थोड़े से बस क्लियर होने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ थिन पी टाइप सिलिकॉन सैंपल इज यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड। अभी मैंने तुम लोगों को इसी जो है डिस्कस किया, ये नया कंसेप्ट, थोड़ा सा एक बार कॉपी में देखो कि इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर लाइट से भी हम
एक्साइट कर सकते हैं सेमीकंडक्टर को। कोई मुझे बता सकता है ये कहाँ पे होता है? ये तो कहाँ पे फोटो हम लोग- इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो सर सर हाँ, फोटो फोटो डायोड डायोड। अगर किसी ने पढ़ा होगा, ठीक है, एक तो फोटो डायोड एग्जांपल है। फोटो डायोड जो है वहां पे हम यही करते हैं, ठीक है। फोटो डायोड बेसिकली क्या होता है, डार्क मोड में तुमने क्या कहते हैं डायोड रखा हुआ, मतलब अंधेरे में अगर उसमें लाइट पड़ी तो डायोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लाइट सेंसिंग, जो लाइट सेंसर होते हैं ना उनमें फोटो डायोड यूज करते हैं। मतलब बेसिकली फोटो डायोड इज अ सेंसर जो हम आजकल एप्लीकेशंस में यूज करते हैं बहुत ज्यादा, जो तुम्हारे सीसीटीवी लगे होते हैं, ठीक है, जैसे मोशन सेंसर होता है, ऐसे ही एक लाइट सेंसिंग जो है सीसीटीवी भी है। जैसे ही लाइट ऑन होगी, ठीक है, वो कैमरा ऑन हो जाएगा। फोटो डायोड वहां पे यूज करते हैं। या और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां लाइट सेंस करके एक्टिविटी करानी है तुमको। जैसे आजकल तुम लोगों ने ऑटोमेशन में देखा है, ऑटोमेशन में क्या होता है कि ऑफिस में अगर कुछ फ्लोर है या एक बड़ी बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग, तो वहां पे ऑटोमेटिक लाइट लगे होते हैं। ऑटोमेटिक लाइट कैसे कि थोड़ी देर तक अगर क्या कहते हैं एक्टिविटी नहीं हुई तो वो ऑफ हो जाते हैं, मोशन सेंसर लाइट, ठीक है। इस टाइप की जगह में जो सेंसर यूज होते हैं वहां भी इसका एप्लीकेशन है फोटो डायोड का। तो हम टेम्परेचर के साथ साथ लाइट से भी सेमीकंडक्टर को एक्साइट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन पे। A thin p-type silicon sample is uniformly illuminated, ठीक है। तो हमारा जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा जहां हम लाइट से इल्यूमिनेट कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर एक्साइटिंग सेमीकंडक्टर यूजिंग लाइट, स्टेट ऑफ टेम्परेचर। A thin p-type silicon sample is uniformly illuminated with light which generate excess carriers. The recombination rate is directly proportional to। तो पहले समझो पूरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि एक p-type silicon sample है, ठीक है, थिन है, उसको हमने लाइट से इल्यूमिनेट किया है। और जनरली थिन टाइप होगा उसी को लाइट से इल्यूमिनेट करोगे, एनर्जी जो है कम मिलेगी टेम्परेचर से एज सर कम्पेयर टेम्परेचर। हाँ, सर इसका फर्स्ट ही होगा क्योंकि रिकॉम्बिनेशन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन और मतलब होल और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनॉरिटी की ही होगा। ऑप्शन ए। हाँ। हाँ, पहले पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, फिर बाकी लोगों से भी पूछते हैं, ठीक है। तो इसने पूछा है कि इसमें कैरियर जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस प्रोसेस है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या हम थर्मल एक्साइट करते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ था वहां पे कि जब हम थर्मल एक्साइट करते हैं तो कैरियर जनरेट होते हैं। उस प्रोसेस को मैंने बोला था, क्या नाम था उस प्रोसेस का, जब हम थर्मली एक्साइट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रीजनरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रीजनरेशन। तो बेसिकली कैरियर जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर लाइट से इल्यूमिनेट किया है, तो यहाँ भी जनरेट होंगे कैरियर, एक्सेस कैरियर बोलते हैं उसको, ठीक है, जो एक्सेस कैरियर आ रहे हैं। एक्सेस क्यों? क्योंकि टेम्परेचर या एक्साइटेशन से, मतलब टेम्परेचर या लाइट के एक्साइटेशन से जनरेट होते हैं एक्सेस कैरियर। अब रिकॉम्बिनेशन भी होता है, ये भी पढ़ा हम लोगों ने। मैंने बताया था कि कुछ टाइम के बाद रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो रीजनरेशन रिकॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम में एक बराबर हो जाती है। तो इसने पूछा इसके बराबर। अब देखो चारों ऑप्शन और मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है, समझ गए? क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, वॉइस नहीं आ रही, सभी लोगों को नहीं आ रही क्या? बाकी लोगों को सपना एक बार डेटा ऑन ऑफ करो, है ना? हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि एक्सेस कैरियर जनरेट हो गए और फिर रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ, तो रिकॉम्बिनेशन रेट किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? एक एक करके देखते हैं ऑप्शन, ठीक है, ध्यान से सुनना। हम लोगों ने सेमीकंडक्टर में पढ़ा हुआ था इंटर्नशिप में कि जब मैं थर्मली एक्साइट करता हूं तो कैरियर जनरेट होते हैं। और इनिशियली जैसे अगर एन टाइप है, थर्मली एक्साइट हो रहा है, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में,
फिर थोड़ी देर के बाद रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब एक्सिस कैरियर जो होंगे, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट भी होगा और रिकम्बाइन भी होगा। ठीक है, तो हर एक एक्साइटेशन की कोरस्पॉन्डिंग यहाँ मैं बताता हूँ कॉपी में। जैसे ये था, ठीक है, यहाँ तुमने एक्साइट किया, ये होल सॉरी इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए और वापस नीचे जाके ये रिकम्बाइन हो रहे हैं। अगर ये एन टाइप है, यह पी टाइप जैसे क्वेश्चन में दिया उसी को ले लेते हैं। ठीक है, पी टाइप, तो पी टाइप में पहले से यहाँ पे होल है, पहले से क्यों है, जो हमने डोपिंग की हुई है। अब तुम एक्साइट करोगे, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो ब्रेक होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग होल जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन और होल। ठीक है, थोड़ी देर के बाद ये रिकम्बाइन हो जा रहे हैं। तो जो अपना होल ये यहाँ पे छोड़ के गया था उसके साथ वापस आके रिकम्बाइन होगा, वापस रिकम्बाइन होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आ जाओ। इसने पूछा है कि जो रिकॉम्बिनेशन रेट है वो किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन में देख के मुझे बताओ कि किससे मैच करता हुआ दिख रहा है ये। पहला ऑप्शन है माइनॉरिटी कैरियर मोबिलिटी। माइनॉरिटी कैरियर क्या है, ये है माइनॉरिटी पी टाइप में होल, इनकी मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। तो क्या रिकॉम्बिनेशन मूवमेंट से रिलेटेड है क्या, अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया पहला। ठीक है, इसको ध्यान देना। दूसरा ऑप्शन द माइनॉरिटी कैरियर रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम का मतलब पहली बात मोबिलिटी मतलब कि ये यहाँ पे कितनी देर मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ ऑप्शंस। दूसरा माइनॉरिटी कैरियर रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब होता है कि ये यहाँ से गया एक्साइट होके ऊपर और फिर जब वापस आ गया रिकम्बाइन होने के लिए नीचे, तो इतनी देर में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन टाइम, टाउ आर। ठीक है, टाउ आर रिकॉम्बिनेशन टाइम। तो ये रिकॉम्बिनेशन टाइम मतलब कितनी देर के लिए ऊपर गया है और कितनी देर के बाद आ रहा है, इससे रिलेटेड है क्या कंसंट्रेशन जो कैरियर के आ रहे हैं। तीसरा मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन मतलब ये होल जितने क्रिएट हो रहे हैं उससे रिलेटेड है क्या, जो एक्सेस कैरियर जनरेट हो रहे हैं। और चौथा एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। एक्सेस माइनॉरिटी मतलब जो यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, जितने जनरेट होंगे उतने रिकम्बाइन होंगे एक्सेस। कौन सा ऑप्शन क्लोज है सर, बी या सी? सभी लोग बताओ। और बाकी कोई? बी सी डी तीन ऑप्शन आ चुके हैं, ए वाला कोई है? रिकॉम्बिनेशन रेट, अभी मैंने लास्ट में एग्जैक्टली सेंटेंस ही बोल दिया, आंसर जो मैंने बोल दिया था। रिकॉम्बिनेशन रेट हमेशा एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर होगा। कितने रिकॉम्बिनेशन होंगे, जितने एक्सेस कैरियर जनरेट होते हैं। ये रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं कितने, जितने कैरियर जनरेट हो रहे हैं ऊपर उतने ही रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना। इक्विलिब्रियम में जैसे मान लो ये तो हमेशा जो है तुम्हारे पास कुछ एक्सेस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लो, उसके बाद एक्सेस जो होंगे वो रिकम्बाइन करना स्टार्ट होंगे। क्यों, पहले इनिशियली ये प्रोसेस बढ़ेगी थर्मली जनरेशन की, फिर थोड़ी देर के बाद रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा। तो रिकॉम्बिनेशन कितना होगा, जितने एक्सेस कैरियर जनरेट हो रहे थे। एक्सेस कैरियर का मतलब जो माइनॉरिटी कैरियर जनरेट हो रहे हैं वो सब नीचे आके रिकम्बाइन होंगे, या जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर ऊपर जाता है थोड़ी देर के बाद वो नीचे आ जाएगा। तो ये एक्सेस कैरियर थोड़ी देर के लिए बनेगा माइनॉरिटी कैरियर और वो रिकम्बाइन कर जाएगा। तो ऑप्शन तुम अगर देखोगे तो चौथा ऑप्शन एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, ये क्लोज आंसर है। जितने भी कैरियर जनरेट होंगे, ठीक है, उतने रिकम्बाइन होंगे, इसलिए लिखा हुआ है द रिकॉम्बिनेशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेस कैरियर माइनॉरिटी एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। जितने माइनॉरिटी ऊपर जनरेट होंगे वो सब रिकम्बाइन कर जाएंगे। तो रिकॉम्बिनेशन रेट सिंपली इसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ मोबिलिटी कितनी देर के लिए है उससे मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि ज्यादा मोबाइल कर जाएगा या ज्यादा मूव कर जाएगा तो ही होना, तो ही पॉसिबल है, या एक टाइम फिक्स है कि इतनी देर के बाद ही आना है। एनर्जी डिपेंडेंट है, ये कोई टाइम फिक्स नहीं है। मतलब तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन रेट चेंज हो सकता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर के बैंड गैप डिपेंडेंट है। फिर मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, यहाँ पे कितने कैरियर है इस पर डिपेंड नहीं करता। क्यों, यहाँ पे बहुत सारे कैरियर है जो इस ट्रांजिशन से जनरेट हुए हैं, इम्प्योरिटी आयनाइजेशन से, तो इनका रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। रिकॉम्बिनेशन सिर्फ बैंड टू बैंड वालों का होता है। तो बैंड टू बैंड बस से माइनॉरिटी कैरियर जनरेट होते हैं, इसलिए बैंड टू बैंड वाला जो जनरेशन होगा उसी से रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है।
ये बैंड टू बैंड ट्रांजिशन है और इससे माइनॉरिटी जनरेट हो रहा है, तो एक्सेस माइनॉरिटी कंसंट्रेशन के बराबर होगा तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन रेट। ये पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है क्या? सेमीकंडक्टर में जितनी भी चीजें मैंने क्लास में बताई है उससे रिलेटेड बहुत छोटे छोटे बारीक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का है कि तुमने ध्यान से क्लास में सुना है कि नहीं सुना है। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, किसी को डाउट है तो अगले क्वेश्चन में जाए। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ। At T equal to 300 Kelvin, the whole mobility of semiconductor, ठीक है, दिया हुआ है, एंड थर्मल वोल्टेज दिया हुआ KT/Q, ठीक है। VT होता है फोल्ड डिफ्यूजन कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज मैंने तुम लोगों को जो है डिफ्यूजन कांस्टेंट की वैल्यू बताई थी, मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, आसान फार्मूला है, ध्यान रखना, हमेशा उसी से निकालते। एक रिलेशनशिप होता है, इस रिलेशनशिप को शायद आइंस्टीन रिलेशनशिप बोलते हैं, ध्यान मुझे नहीं आ रहा, एक बार सर्च कर लेना है ना। आइंस्टीन रिलेशनशिप इज गिवन बाय dn by mu n इक्वल टू dp by mu p इक्वल टू vt, ठीक है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है इस रिलेशनशिप का नाम, एक बार गूगल सर्च कर लेता हूँ मैं, आइंस्टीन रिलेशनशिप ही है। हाँ, ये आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन रिलेशन ही कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखो, आइंस्टीन रिलेशन इज गिवन बाय dn by mu n dp by mu p, ठीक है, इक्वल टू vt। इसका मतलब क्या है, जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है, ये डिफ्यूजन कांस्टेंट कहलाते हैं dn और dp, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए dn और होल के लिए dp, और mu n mu p मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन और होल की कोरस्पॉन्डिंग। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबिलिटी का रेशियो थर्मल वोल्टेज के बराबर होता है, ये आइंस्टीन रिलेशनशिप है, ठीक है। यही आइंस्टीन रिलेशनशिप है, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो एक न्यूमेरिकल हमको मिल गया, गेट का क्वेश्चन है। तो ये रिलेशनशिप यूज करो और मुझे आंसर बताओ क्या होगा। यहाँ तुम लोगों को क्या क्या चाहिए आइंस्टीन रिलेशनशिप में, कांस्टेंट और थर्मल वोल्टेज, मोबिलिटी। तो गिवन क्या क्या है, म्यू पी गिवन है, थर्मल वोल्टेज गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, पूछा है डीटी। निकाल सकते हैं, निकालो और आंसर बताओ। जो जो फॉर्मूले मैंने अभी न्यूमेरिकल में यूज किए वो ध्यान से लिख लेना है ना, ये इंपॉर्टेंट है सारे। किसी का आंसर आया? थर्टीन, बाकी लोग? हाँ सही है, 13 सबके 13 आ रहा है। तुम लोगों को म्यू पी और वीटी मल्टीप्लाई करना है। म्यू पी इज दिस 526 into 5 130, 100, क्योंकि मिली में है तो 130 और 100, तो 10 into 100,000, 13 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सारे सिंपल क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट करंट इन द सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, देखो मैक्सिमम न्यूमेरिकल में डिस्कशन बस करूंगा क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है, तो तुम लोगों को आंसर बनने चाहिए। जहां न्यूमेरिकल थोड़ा सा जो अलग होगा तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ड्रिफ्ट करंट इन द सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली द कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कैरियर कंसंट्रेशन, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या आंसर होगा बताओ? अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सर। ए होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी लोग ट्राई करके बताओ मुझे, सब लोग क्या होगा आंसर? ए। बाकी न्यूट्रल लोगों को भी आंसर करना है ना, साथ नहीं बैठे रहना। ए और ए ए ए ए क्यू, क्यू कौन सा है? ए, अच्छा ए, हाँ ठीक है, ये पता था आंसर ए ही करोगे। ए गलत आंसर है, ए गलत आंसर है। अब अच्छा मुझे ये बताओ,
मैंने तुम लोगों को सेमीकंडक्टर में जब भी पढ़ाया है तो मैंने बोला माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं, ड्रिफ्ट करंट जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ड्रिफ्ट करंट जनरेट कैसे होता है, अभी हम एक्सप्लेनेशन में आते हैं, ठीक है। तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आंसर ए क्यों नहीं है, ठीक है। और आंसर बताया गया है, ये बताओ कि ड्रिफ्ट, ये तो हमने हमेशा यूज किया कि ड्रिफ्ट करंट ओनली डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड पीएन सेमीकंडक्टर के कंटेक्स्ट में। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करंट जनरेट किस कैरियर से होता है, मेजॉरिटी से या माइनॉरिटी से? बोलो। माइनॉरिटी से। माइनॉरिटी से। अब मुझे ये बताओ कि हमने ऐसी कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी जिसमें माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता है? कोई भी प्रोसेस पढ़ी थी? मैंने अभी तक जो भी मतलब सेमीकंडक्टर की बाइसिंग की थी तो मैंने ये बताया था कि माइनॉरिटी कैरियर की कंसंट्रेशन वोल्टेज से नहीं बढ़ते, है ना। माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन वोल्टेज से नहीं बढ़ता, ठीक है। पर कुछ जगह जहां हमने ब्रेकडाउन एनालिसिस किया था वहां माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन भी चेंज हुए थे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा था बेसिकली, ठीक है। तो मुझे ये बताओ ड्रिफ्ट करंट, तुम सब लोगों ने तो बहुत जो है क्लियर आंसर दे दिया कि पीएन जंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे यहाँ इस साइड अगर पी है ये एन है, ठीक है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ से होल ये ड्रिफ्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट है ये तो क्लियर है। अब कैरियर कंसंट्रेशन, अगर कैरियर कंसंट्रेशन मतलब अगर माइनॉरिटी कैरियर एक केस में कम है और दूसरे केस में दूसरे जंक्शन में ज्यादा है तो क्या दोनों के केस में सेम करंट फ्लो होगा? दो केसेस में तुमको बोल रहा हूँ, एक केस जिसमें कंसंट्रेशन कैरियर का कम है, दूसरा केस जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, किनका? माइनॉरिटी कैरियर का। तो दोनों केस में सेम करंट फ्लो होगी क्या? या जो मैंने बैंड डायग्राम बनाया था जिसमें स्लाइड कर रहे थे हम इस तरीके से, अगर पहला केस यहाँ पे कुछ 2 हैं कैरियर और दूसरा केस यहाँ पे 8-10 कैरियर हैं, दोनों केस में सेम ड्रिफ्टिंग होगी क्या? बताओ। नहीं होगी, ऑब्वियस है। अगर तुम कैरियर बढ़ा दोगे माइनॉरिटी कैरियर तो ड्रिफ्ट ज्यादा करेंगे, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी ड्रिफ्ट होने की, क्यों? कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो आप ऑप्शन फिर से देखो ध्यान से क्या कर दिया है, कंफ्यूजिंग है। ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओनली द कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। ग्रेडियंट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑपोजिट ग्रेडियंट फेस करते हैं। पर तीसरा ऑप्शन देखो, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है ना बेटा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर तुम कंसंट्रेशन ही बढ़ा दोगे तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा ड्रिफ्ट करेंट। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी से आंसर देने की कोशिश में तुम लोगों ने गलत आंसर दिया है। तो गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपने याद कुछ किया है पर ट्रिकी क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा चेंज है डेटा, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करता बट कंसंट्रेशन पे करता है। और ये हम लोगों ने कंसंट्रेशन वाला जो है ब्रेक डाउन में एनालिसिस किया था कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाए माइनॉरिटी के ऊपर तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ने लगता है, इसलिए ब्रेक डाउन में रिवर्स करंट बढ़ जाती है क्योंकि माइनॉरिटी बहुत सारे आ गए वहां पे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है ड्रिफ्ट। अब इस क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, स्टेटमेंट दिए हुए हैं अलग अलग, पढ़ो। अ सिलिकॉन वेफर हेवीली डोप्ड विद बोरॉन P+, ठीक है। अलग अलग केस दिए हुए हैं, तुम लोग पढ़ के बताओ मुझे आंसर क्या होगा। सिलिकॉन की डोपिंग की है अलग अलग, हेवीली और लाइटली। एक बार हेवीली डोप्ड बोरॉन है, फिर लाइटली डोप्ड बोरॉन है, फिर हेवीली डोप्ड आर्सेनिक है और लाइटली डोप्ड आर्सेनिक है। 4 केस है, हेवीली बोरॉन, लाइटली बोरॉन, हेवीली आर्सेनिक, लाइटली आर्सेनिक। कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा, कौन सा ऑप्शन होगा सही? बताओ, विच इज करेक्ट? टाइप करके बताओ मुझे। कौन सा ऑप्शन चाहिए इसमें? इतना टाइम टेकिंग नहीं है क्वेश्चन। सी,
बाकी लोग से कैसे तुम लोग इतने कदम से शेयर करने कर रहे हो? मतलब तुम लोगों ने जो, चलो यहाँ तो छोड़ दो, जो तुम 11-12 से पढ़ते आ रहे हो वो चीज तुम लोगों को अभी तक याद नहीं। पीरियोडिक टेबल भी ध्यान नहीं है क्या? ग्रुप 13 में एलिमेंट क्या होते हैं और ग्रुप 15 में एलिमेंट क्या होते हैं? सर ए होगा सर, गलती। अगर तुम P प्लस की बात कर रहे हो, मतलब पहली चीज P मान लो, P टाइप है, तो P टाइप कभी ग्रुप 15 से आ सकता है क्या? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी इसमें से? एक जगह तुमने बोरॉन डोप किया है, दूसरी जगह तुमने आर्सेनिक यूज किया है, तो बोरॉन इज पेंटावेलेंट और आर्सेनिक इज पेंटावेलेंट। बोरॉन ट्राइवेलेंट होता है, पीरियोडिक टेबल याद रखो, ठीक है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, फिर वहां पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, सी और डी। आर्सेनिक से P प्लस नहीं मिलेगा, आर्सेनिक से N मिल सकता है, N प्लस मिल सकता है, तो ये खत्म हो गया। P प्लस मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है, P प्लस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्लस? प्लस का मतलब हेवीली डोप। P माइनस मतलब P माइनस लाइटली डोप। तो ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज दिस, P प्लस मतलब हेवीली, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ अगले क्वेश्चन में, फिर ध्यान से समझना बेटा, ऐसे तो सेमीकंडक्टर मतलब ईडीसी में क्वेश्चन तुमको बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, कंसेप्ट वाले हैं। अंडर लो लेवल इंजेक्शन अजम्पशन, मतलब एज्यूम किया है कि लो लेवल इंजेक्शन है, कैरियर इंजेक्ट जो कर रहा है लो लेवल है। द इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर करंट फॉर एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है? इसने पूछा है कि लो लेवल इंजेक्शन अगर करते हो तो जो माइनॉरिटी कैरियर करंट है, इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर करंट है, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बेसिकली कौन सी करंट होगी, ठीक है? तो तुमको थोड़ा आसान करने के लिए, आसान मतलब समझने के लिए मैं ये बता देता हूँ कि लो लेवल इंजेक्शन का मतलब समझो कि जब हमने डायोड को बायस किया हुआ है, जैसे मैंने पी एन जंक्शन तुम लोगों को समझाया था, तो पी एन जंक्शन में एन टाइप को फॉरवर्ड करने के लिए नेगेटिव से कनेक्ट किया और कैरियर इंजेक्ट कर रहे थे। क्यों? एक्सटर्नली सर्किट में जो कैरियर है वो बैटरी से आते हैं, तो इंजेक्शन हम बैटरी से करते हैं, इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? जितने वहां पे कम हो रहे थे। कम किस लिए हो रहे थे? वो प्रोसेस याद करो और आंसर बताने की कोशिश करो कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है? एकदम जो है डीप में जाकर नहीं बता रहा, मैं फिर से तुमको ध्यान दिला रहा हूँ कि लो लेवल इंजेक्शन का मतलब डायोड याद करो, पीएन डायोड, वहां हमने इंजेक्ट किए थे कैरियर, कैरियर इंजेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट किए थे। एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब होल डालना, तो कोई भी तरीके से देख सकते हो, या तो पी साइड देखो या एन साइड देखो, दोनों साइड देख के मुझे बताओ कि जितने कैरियर इंजेक्ट कर रहे हो उससे जो करंट है, वो करंट इनमें से कौन सी करंट होनी चाहिए? दो ही करंट हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, दो ही करंट हम लोगों ने पढ़े हुए हैं सेमीकंडक्टर में, ठीक है? इंड्यूस्ड करंट पढ़ा है कहीं, या रिकॉम्बिनेशन करंट? सारे ऑप्शन सही नहीं होते ना, कुछ एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन हमको यूज करना होता है कभी कभी, ठीक है? कंसेप्ट अगर तुमको ध्यान नहीं भी आ रहा है तो फिर क्लोज टू जो है कंसेप्ट आ सकते हो। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से दो तो खत्म ही हो गए। इंड्यूस्ड करंट कहाँ पे होता है? इंड्यूस्ड करंट कॉइल, यहाँ पे कॉइल वॉइल नहीं है, ठीक है? रिकॉम्बिनेशन करंट पढ़ा नहीं। अब मुझे बताओ बाकी ऑप्शन में अगर तुम कैरियर इंजेक्ट करते हो, तो जो कैरियर इंजेक्ट होते थे, कैरियर जो इंजेक्ट होते थे, वो कैरियर इंजेक्ट किस लिए किए जाते हैं?
किस चीज को बैलेंस करने के लिए? पीएन जंक्शन में हम लोगों ने कैरियर इंजेक्ट किया था, ठीक है, मतलब लोग कंसेप्ट भूल के बैठे हो, ब्लैंक माइंड से न्यूमेरिकल करोगे तो फिर कहाँ से बनेगा? ये था पीएन जंक्शन, ठीक है, ये बना हुआ है इस पर, ठीक है। इस साइड से कैरियर में इंजेक्ट करा रहा था, कितने कैरियर? जितने यहाँ से आने के बाद रिकम्बाइन हो रहे थे। रिकॉम्बिनेशन किससे हो रहा था? जो इनकमिंग कैरियर है, इनकमिंग कौन से? मेजॉरिटी कैरियर थे, ठीक है। तो मेजॉरिटी कैरियर यहाँ पे आके इस रीजन में क्या होते हैं? वो इस रीजन में कौन सा करंट होता है मेजॉरिटी कैरियर्स का? उस करंट का नाम क्या है? अरे पीएन जंक्शन में फिर से ध्यान से देखो, मैं कंफ्यूज हो रहा। हाँ लिखा, अच्छा ऑप्शन लिखा था लोगों ने। हमने पीएन जंक्शन में जो कैरियर इंजेक्ट किए हैं ये, ठीक है, सॉरी ये वाला कैरियर इंजेक्शन नहीं है, ये वाला इंजेक्शन नहीं होगा। अंडर लो लेवल, इसने टर्म फिर से पढ़ लो, ठीक है। टर्म में क्या लिखा हुआ है, वो वाला क्यों नहीं होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अंडर लो लेवल इंजेक्शन अजम्पशन इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है, इंजेक्टेड माइनॉरिटी। तो ये माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन नहीं है, ये मेजॉरिटी कैरियर होगा। क्यों? क्योंकि एन साइड में इलेक्ट्रॉन डाल रहा है और पी साइड में होल, तो ये मेजॉरिटी कैरियर इंजेक्शन है, इसको नहीं देखेंगे। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन क्या होता है? पी साइड से होल्स एन में आए और एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी में जाए, ठीक है। दिस इज माइनॉरिटी इंजेक्शन। क्यों माइनॉरिटी? पी में होल मेजॉरिटी है, जैसे ही एन में आएंगे वो माइनॉरिटी कैरियर हो जाते हैं। तो ये जो करंट है यहाँ पे, वो करंट कौन सी करंट होती है? वो होती है डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूज होने के बाद फॉर्म होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डिफ्यूजन, ठीक है। एक्सटर्नल वाला नहीं होगा, ठीक है, एक्सटर्नल वाला इंजेक्शन नहीं होगा, वो मेजॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, दैट इज करेक्शन। हाँ सही ऑप्शन डिफ्यूजन होगा आंसर करेक्ट। अगला देखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अंडर इक्विलिब्रियम इज, ठीक है। किसका कंसंट्रेशन पूछा? माइनॉरिटी कैरियर का इक्विलिब्रियम में किसके बराबर होगा? अब देख के बताओ, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एक्सट्रिंसिक में कोई भी टाइप ले लो, एन टाइप या पी टाइप, और आंसर मुझे बताओ जरा क्या होगा। अब ये वाला गलत मत करना, अभी थोड़ी देर पहले ये कंसेप्ट यूज किया है। और बिना देखे बताना आंसर है ना। वैसे साइट खुली हुई है, तुम चाहो तो ओपन करके आंसर देख के भी बता दो, पर फिर उससे तुम अपना जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। क्या है पॉसिबल आंसर? माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा पूछा है। तो पहले मुझे बताओ, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन और गिवन ऑप्शन के बीच में रिलेशनशिप है क्या कोई? डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपिंग, इंट्रिंसिक, तो कोई रिलेशनशिप क्या तुमको पता है कि डोपिंग और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से रिलेटेड है माइनॉरिटी का? कोई रिलेशनशिप याद आ रहा है किसी को? कोई भी? माइनॉरिटी का कैरियर कंसंट्रेशन अगर एन टाइप है तो एन मेजॉरिटी होगा और पी माइनॉरिटी। मैं पूछ रहा हूँ पी का रिलेशनशिप किसी को डोपिंग मतलब एन डी या एन आई से पता है? कोई रिलेशनशिप बताओ पहले मुझे। कैसे निकाला तुमने आंसर, ये बताओ क्या नाम है? धीरज। सर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन डोपिंग कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना? कैसे रिलेशनशिप क्या यूज किया तुमने? सर किसी को भी ये रिलेशनशिप नहीं पता है? एन टाइप या पी टाइप में माइनॉरिटी के बीच का, एन के बीच का एन। इस तरीके से क्लास लेने का मतलब नहीं है बेटा, तुम लोग जो है बिल्कुल जीरो। हाँ सर एन टाइप में पी बराबर एन आई स्क्वायर अपॉन एन, गुड। और पी टाइप में एन बराबर एन आई स्क्वायर अपॉन तुम पी। लोगों को 10 बार मैंने मास एक्शन लॉ समझाया, अभी थोड़ी देर पहले वो कंसेप्ट यूज किया, एकदम
जो है ब्लैंक माइंड होके बैठे हो, डम बिहेव कर रहे हो सारे के सारे लोग। ये 10 बार ये रिलेशनशिप यूज किया, P इक्वल टू एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ये तुम लोगों को समझ में नहीं आता मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ से क्या निकाल सकते हैं? माइनॉरिटी कंसंट्रेशन, मेजॉरिटी गिवन है तो। तुमसे ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है साफ साफ, माइनॉरिटी कैरियर बताओ एक्सट्रिंसिक के लिए क्या होगा। और मैंने ये बताया कि सब कंडीशन में वैलिड है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक हर केस में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन। डोपिंग कैसे निकाल सकते हैं? जैसे अगर P निकालना है एन टाइप के लिए, ये माइनॉरिटी है, P इन एन टाइप, P एन लिख दिया, एन आई इसका डिवाइड बाय एन एन। एन एन का मतलब एन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेमीकंडक्टर या एन टाइप, और ये नंबर ऑफ होल इन एन टाइप। तो एन एन किसके बराबर होता है? ऑलमोस्ट एन डी के बराबर। कहाँ से? चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट से। तो पी एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर डिवाइड बाय ऑलमोस्ट ये एन डी के बराबर होगा, ये रिलेशनशिप P प्लस एन इक्वल टू एन प्लस एन डी से। ठीक है, यहाँ से। तो मुझे ये बताओ, ये अपन को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंट्रिंसिक के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है Pn, और डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? बी। सिर्फ अगर न्यूमेरिकल चेक करने के लिए कैसे सॉल्व कराना है वो करने के लिए अटेंड कर रहा है क्लास से कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि थोड़ा सा देख के आओ, और जब तुम लोगों को जो बताया हुआ है वो भी ध्यान नहीं आ रहा है। ये सब कुछ बताया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मास एक्शन लॉ फिर से बताया था। तुमको तुरंत की चीज याद नहीं हो रही तो फिर कैसे होगा? फिर तो भूल जाओगे, न्यूमेरिकल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्राइमरी रीजन फॉर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सिलिकॉन इन सेमीकंडक्टर डिवाइस। सबसे पहली वाली क्लास में मैंने यूज ऑफ सिलिकॉन बताया था कि सिलिकॉन का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ के बताओ कौन सा आंसर होगा, सिलिकॉन क्यों यूज करते हैं। ठीक है, इनमें से दो कारण है जो मैंने तुम लोगों को बताए थे, जो यहाँ पे मेंशन है। क्या है करेक्ट ऑप्शन? अबंडेंस यूज ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, बिल्कुल ए और बी दोनों सही आंसर हैं। ठीक है, पर प्राइमरीली, ठीक है, मैंने जो सीक्वेंस है उसमें बताया था, इस जो ज्यादा बड़ा रीजन है वो है नेचर में अवेलेबिलिटी। क्यों? एक्सट्रैक्शन आसान होगा जब नेचर में अवेलेबल होंगे वो ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो क्योंकि एक्सट्रैक्शन या माइनिंग आसान है किसकी? सिलिकॉन की। सरफेस जो अर्थ सरफेस है उससे निकालना वो आसान है, तो जो कॉस्ट होगा वो एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट वो भी कम पड़ेगा, या जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा। इसलिए जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी सिलिकॉन से बने हुए डिवाइस की, वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू अदर डिवाइस जो नेचर में इजीली अवेलेबल नहीं है। क्योंकि इजीली अवेलेबल नहीं होंगे तो उनको निकालना भी उतना ही महंगा होगा। तो पहला रीजन सिलिकॉन का यूज करने का है अबंडेंट इन नेचर, या बहुत ज्यादा जो है नेचर में वो अवेलेबल है, इसीलिए। तो ये ऑप्शन करेक्ट पहला वाला ही है। अगला, a silicon PN junction at a temperature of 20 degrees Celsius has a reverse saturation current of 10 picoampere. The reverse saturation current at 40 degrees Celsius for the same bias is approximately. पहले क्या क्या दिया हुआ? सिलिकॉन PN जंक्शन, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, रिवर्स सैचुरेशन करंट दिया है। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि रिवर्स सैचुरेशन करंट किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो माइनॉरिटी कैरियर बढ़ेंगे, और माइनॉरिटी कैरियर बढ़ेंगे मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो ड्रिफ्ट तेजी से होंगे और रिवर्स करंट बढ़ाते जाएंगे। तो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अभी फिर से मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ये भी बहुत जगह यूज होगा। इवन अगले जो आने वाली ईयर्स उसमें VLSI पढ़ोगे वहां पे भी ये रिलेशनशिप से न्यूमेरिकल आते हैं, टेम्परेचर और रिवर्स करंट का। ठीक है, रिवर्स लीकेज करंट I0 से रिप्रेजेंट करते हैं, I02, ठीक है, इक्वल टू I01। ये क्या क्या है? I02 रिवर्स करंट है एट सम टेम्परेचर T2, I01 है रिवर्स सैचुरेशन करंट एट सम टेम्परेचर T1,
इसका रिलेशनशिप क्या होता है, I02 इक्वल टू I01 इंटू 2 पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। फिर से नीचे लिखता हूँ, I02 इक्वल टू I01 इंटू 2 पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप क्या बताता है, समझो। अगर T2 माइनस T1 ये डिफरेंस 10 हो जाए, ठीक है, तो I02 कितना होगा, कोई बता सकता है? अगर T2 माइनस T1 का डिफरेंस 10 है, if T2 minus T1 equal to 10, then I02 equal to कितना होगा, टू Double टाइम्स of I01। डबल ऑफ I01। ये रिलेशनशिप, ठीक है। इसको कंक्लूजन में लिखते हैं, at every 10 degree Celsius rise in the temperature, at every 10 degree Celsius rise in the temperature, reverse current doubles, ठीक है। at every 10 degree Celsius rise in temperature, रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स करंट या लीकेज करंट डबल हो जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे सीधे सीधे इस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस गेट में। कैसे आए हैं, डायरेक्टली ये पूछा है कि एट एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर रिवर्स करंट गेट्स हाफ, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा डबल। तो इस रिलेशनशिप का यूज करके मुझे आंसर बताओ क्या होगा। अब क्वेश्चन देखो, हाँ डी आंसर आ भी गया। तुमको दिया हुआ है पहला टेम्परेचर 20, दूसरा टेम्परेचर 40, पहली करंट 10 किलो एम्पियर, दूसरी करंट निकालना है। यूज करो रिलेशनशिप और बताओ। 40 माइनस 20, एटी होगा सब ना, सही आंसर 80। चेक करो एक बार। ए 20 होगा, सी देखो इतना एक ही कंसेप्ट है, एक ही क्लास है और उसमें भी अलग अलग आंसर। सी वाले हैं 2 लोग, ए है द्वारा और सी होगा बेटा, आसान है ये तो। T2 माइनस T1 करना है, T2 माइनस T1 करो, 40 माइनस 20, 20 आ गया, डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, 2, 2 पावर 2 4, I01 दिया हुआ है, तो ये 4 टाइम्स I01 के बराबर होगा इस क्वेश्चन के केस में। तो गिवन क्वेश्चन जो है उसके लिए 4 टाइम्स I01 और I01 तुम्हारा 10 है, तो 40 पिको एम्पियर हो जाएगी करंट। 40 सही है, ये 40 क्लियर है। जहां गलती की है वो लोग देखो, 40 ही आंसर आएगा, सी। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन। ये तो अब बताओ इसको, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, हाँ बाकी लोग। सिलिकॉन का बैंड गैप सी सही है, 1.1, ठीक है। 1.21 होता है 0 पे और हो जाएगा 1.1, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं, हमें थोड़ा उसमें मूव करता हूँ। ये सब आसानी क्वेश्चन है। देखो एन टाइप सिलिकॉन ऑक्टेन किससे बनाते हैं, ठीक है। बैंड गैप सिलिकॉन का 300 पे, सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन को देखो, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन सैंपल एट 300 केल्विन। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन मतलब क्या दिया है, हमें यहाँ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है Ni कितना गिवन है, Ni बोलते जाते हैं। Ni की वैल्यू बताओ कितनी है, 1.5 into 10 power 16 per meter. एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट डेटा क्या गिवन है,
Next is temperature T, 300 degree Kelvin. ठीक है. If after doping the number of majority carrier is, डोपिंग के बाद मेजॉरिटी कैरियर हो जाते हैं, तो डोपिंग किसकी की है इसने, ये नहीं बताया है. ठीक है, तो हमको मतलब भी नहीं, हम मान लेते हैं एन टाइप की डोपिंग, कोई भी मान लो, एन टाइप मान लेते हैं. तो एन कितने हो जाएंगे डोपिंग के बाद, 5 × 10⁻20 पर मीटर की, सेंटीमीटर नहीं बेटा मीटर है. ठीक है, तो पूछा है पी कितना होगा, निकाल सकते हो? यस सर. बताओ कितना होगा. सर 4.5 × 10⁻11. सब लोगों का ये आ रहा है ए, बाकी लोग बताओ. कैसे निकालेंगे, मास एक्शन लॉ, NP = NI². तो सही यूज हुआ, ये आंसर सही दिख रहा है वैसे. हाँ सही है. ठीक है, ठीक है. अभी आते हैं हम, अभी 2 मार्क्स की जगह मैं पहले तुम लोगों को बताता हूँ जंक्शन के क्वेश्चन. ठीक है, तुम लोग क्या करना, देखो मैंने 1 मार्क क्वेश्चन गेट के जो है इस साइड से किए हैं. इसी को खोलना, ये मार्क्स 2 में जाना, मार्क्स 2 में ट्राई करना. वैसे सारे नहीं बनेंगे, कुछ कंसेप्ट तुम लोगों को पढ़ने होंगे. ठीक है, फिर भी ट्राई करना कि कितने बन जाते हैं. काफी क्वेश्चन तुम लोगों को बन जाएंगे इनमें से. ठीक है, और नेक्स्ट करके जो है इनमें कंप्लीट करना. नहीं बनेंगे तो मेरे से व्हाट्सएप में पूछ सकते हो. मैं जंक्शन में आता हूँ, जंक्शन में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पीएन जंक्शन में. पहला क्वेश्चन है, रीजन ऑफ नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व्ड इन द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट वोल्टेज मतलब आईवी ऑफ सिलिकॉन पीएन जंक्शन. इसमें पूछा है नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस किस जगह ऑब्जर्व किया जाता है, और ऑप्शन दिए हुए हैं अलग अलग. बोथ पी रीजन एंड एन रीजन आर हेवीली डोप्ड. फिर द एन रीजन इज हेवीली डोप्ड कंपेयर टू पी, मतलब N+P जंक्शन. ठीक है, पहला वाला P+N+ जंक्शन. फिर P रीजन इज हेवीली डोप्ड P+ कंपेयर टू N, तो P+N हो गया ये. और ये N इंट्रिंसिक सिलिकॉन रीजन इज इंसर्टेड. ठीक है, मतलब पिन डायोड तुम लोग किसमें नहीं, शायद P इंट्रिंसिक सिलिकॉन अगर इंसर्ट कर देते हैं तो एक नया डायोड बनता है. ठीक है, P और N के बीच में एक इंट्रिंसिक रीजन पिन डायोड कहलाता है. ये तुम लोग इसमें नहीं है शायद. ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है. कौन सा ऑप्शन सही है, पहले ये बताओ. किसी डायोड में देखा है हम लोगों ने ये इफेक्ट, डायोड का नाम क्या है, किस डायोड में देखा हमने ये इफेक्ट? म्यूट से हटा के नाम बताओ, किस डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑब्जर्व किया है? किसी को भी याद नहीं है? डायोड का नाम जहां नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑब्जर्व किया है. पता है कि नहीं पता बेटा, बताओ चैट बॉक्स में. पता है कि नहीं पता? प्रिया तिवारी, इस डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस, पैनल डायोड. तुम लोग मतलब बिल्कुल ही जो है इतना क्या कहते हैं, डायोड में जो एक सिंगल कंसेप्ट है डायोड के. जैसे अगर मैं बोलूँ तुमसे जीनर ब्रेकडाउन, अब वो तुमको पता होना चाहिए कि जीनर डायोड में होगा. ठीक है, लाइट किस में निकलेगी, एलईडी में निकलेगी. नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ होगा, टनल में होगा. तो वो डायोड उसी पर्पज से बना हुआ है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का यूज किया है वो. इसके हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशंस में हमने उसका यूज किया है स्विचिंग के लिए. तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस टनल में होता है. टनल में किस टाइप की डोपिंग की थी मैंने, दोनों रीजन डोप किए थे हाई, या दोनों लाइट किए थे, या एक हाई एक लो, ऐसे किया हुआ था? किसी को ध्यान है? दोनों रीजन हैवीली डोप्ड थे, ये सही ऑप्शन. ठीक है, अगला यहाँ, इन द सर्किट shown below the Zener diode is ideal and Zener voltage is 6 volt. The output voltage V0 in volts is. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है, एक सर्किट बना हुआ है, 10 वोल्ट की सप्लाई है, दो रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम के, और इस
वोल्टेज रेसिस्टेंस के पैरेलल में एक जीना डायोड लगा है, ठीक है, पैरेलल में। सिंपली ये रेगुलेटर का सर्किट है, वोल्टेज रेगुलेटर का। इसने पूछा है कि आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। कोई कर सकता है, मतलब 1 मिनट का टाइम दूं मैं, कोई ट्राई कर सकता है या मैं बताऊं? किसी को ट्राई करना है क्वेश्चन? बताओ मुझे, कोई ट्राई करना चाहता है? कंसेप्ट में बता देता हूँ क्या करते हैं। जीना डायोड का ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं ये चेक करना है। ये जीना डायोड अगर ब्रेकडाउन में है तो ब्रेकडाउन में जीना डायोड किससे कन्वर्ट हो जाता है, रिप्लेस किससे हो जाता है? अगर जीना डायोड का ब्रेकडाउन, हाँ बैटरी, और वोल्टेज कितना होगा उसका? सर वो नी वोल्टेज के बराबर। नी वोल्टेज होते हैं, ठीक है, ठीक है, जीना ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो सुनो, अब मैं तुमको जो है कंसेप्ट बता देता हूँ कि करते क्या है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन जहाँ जीना डायोड कनेक्ट है और तुमको पता नहीं है कि ब्रेकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैंने बताया था ब्रेकडाउन चेक कैसे करते हैं, या तो करंट देखोगे या वोल्टेज, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी बताई थी मैंने। या तो तुम लोगों को करंट पता होना चाहिए कि जो तुम्हारा रिवर्स करंट है उससे ज्यादा, तो यहाँ करंट नहीं दिया। जीनर का क्या दिया हुआ है? जीनर वोल्टेज 6 वोल्ट है, ठीक है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है। मैं देखो बताता हूँ कि कैसे चेक करते हैं इन जनरल किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। ये तुम्हारी बैटरी लगी हुई है, ये रेसिस्टर है, ये जीनर डायोड है, और ये दूसरा रेसिस्टेंस है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट मेजर कर रहे हैं V0, दिस इज 6 वोल्ट जीनर डायोड। तो किसी भी सर्किट में जहाँ पे जीनर डायोड कनेक्टेड है और उसका ब्रेकडाउन चेक करना है, तो सबसे पहले सर्किट से वो डायोड हटा दो। हटा कैसे दो? हटाने के 2 तरीके हैं। किसी भी नेटवर्क में कंपोनेंट हटाने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? ओपन सर्किट कर दो कंपोनेंट को या शॉर्ट कर दो। तो इस कंपोनेंट को हम करेंगे ओपन। हमेशा जीनर डायोड को अगर चेक करना है कि वो ब्रेकडाउन में ऑपरेट कर रहा है या नहीं, तो उसको ओपन किया जाता है सर्किट से। इसको रिमूव कर दूंगा मैं। रिमूव करने के बाद नया सर्किट ड्रॉ करो, ठीक है, ये हो गया नया सर्किट 1 किलो ओम और 1 किलो ओम, ये 10 वोल्ट। और इस पॉइंट पे ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करो। जहां तुम्हारा कंपोनेंट लगा हुआ है ना डायोड, वहां ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करो। प्लस माइनस ये होगा ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज हमको यहाँ चेक करना है, तो नेटवर्क एनालिसिस का यूज करो। अब यहाँ बहुत सारे तरीके हैं, केवीएल लगा सकते हो, नोडल लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ये ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब इस पॉइंट पे, इसको एक नोड मान के कर सकते हो नोडल लगा के, या सिंपल केवीएल से करंट निकालो और इस रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो। तो ये वोल्टेज क्योंकि ये पैरेलल में है ओपन सर्किट वोल्टेज, तो इस पे जितना ड्रॉप होगा, इस पे जितना ड्रॉप होगा ये VOC के बराबर होगा। इस रेसिस्टेंस के ड्रॉप, इस रेसिस्टेंस पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। कोई निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है, या पोटेंशियल या वोल्टेज डिवीजन से, पोटेंशियल डिवीजन या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से वोल्टेज डिवाइड कर दो। 2 रेसिस्टेंस इक्वल, 2 इक्वल रेसिस्टेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इस पे कितना वोल्टेज होगा, कितना होगा? 3 तरीके मैंने बता दिए। एक केवीएल निकाल लो, केवीएल से करंट निकालो, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यहाँ ड्रॉप आ जाएगा। तो पहली चीज ये समझना है कि VOC इसके बराबर होगा, इस पे ड्रॉप के बराबर, पहला। दूसरा कंसेप्ट, इसको नोड मान के नोडल लगा दो, V - 10 डिवाइड बाय दिस, V डिवाइड बाय दिस। तीसरा तरीका वोल्टेज डिवीजन से, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड इन 2 इक्वल रेजिस्टेंस। तो आंसर आसान है, इक्वल रेसिस्टर लगा है तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा, आधा आधा, 10 का आधा 5, तो ये वोल्टेज हो जाएगा 5 वोल्ट। इसका मतलब अगर डायोड यहाँ कनेक्ट करोगे तो डायोड पे कितना पोटेंशियल आएगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों? ओपन सर्किट करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल इस पॉइंट पे 5 आ सकता है। अब यहाँ कुछ कनेक्ट करोगे तो मैक्सिमम वहां पे कितना मिलेगा? 5 वोल्ट। क्लियर है ये कंसेप्ट सब लोगों को कि अगर जेनर डायोड का क्वेश्चन आता है तो जेनर डायोड पे कितना वोल्टेज है, सर्किट से इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, ये चेक करने के लिए हम इसको हटा देते हैं ओपन सर्किट, और वहां ओपन सर्किट एनालिसिस करते हैं नेटवर्क से, किसी भी तरीके का एनालिसिस, KVL, KCL, नोडल, मेश, और भी वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, जो भी पॉसिबल है।
तो यहाँ जो भी एनालिसिस करोगे हमेशा आंसर 5 वोल्ट आएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज 5 है और इसका बायस कैसा है, एन कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है बैटरी का, तो यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट आ सकता है। और जेनर का ब्रेकडाउन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड कितना है बताओ, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है 6। तो ये डायोड का ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं हुआ, नो सर। नहीं हुआ है। तो अगर डायोड ब्रेकडाउन में नहीं होता तो किससे रिप्लेस करते हैं, अगर ब्रेकडाउन हो गया तो हम बोलते हैं बैटरी से रिप्लेस होगा, और अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो किससे रिप्लेस होगा, कोई बता सकता है। जेनर डायोड अगर सर्किट में तुमने कनेक्ट किया है तो कैरेक्टरिस्टिक्स से समझो कैसे, ये जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये तो जब यहाँ ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम इसको ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, गुड। क्यों, क्योंकि करंट बहुत लो है, ऑलमोस्ट जीरो करंट है, बहुत कम करंट होती है माइक्रो एम्पियर में, तो हम मानते हैं कि यहाँ कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही है, तो ये ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा अगर ब्रेकडाउन के पहले थे। इस रीजन में ओपन सर्किट और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट विथ बैटरी, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा डायोड और बैटरी लग जाएगी, शॉर्ट सर्किट एंड बैटरी, मतलब डायोड को शॉर्ट करोगे बैटरी लगा दोगे, बैटरी का वोल्टेज कितना होगा VZ के बराबर, अदरवाइज ओपन सर्किट, ठीक है। तो यहाँ से डायोड ओपन हो जाएगा, मतलब सेम सर्किट। तो V0 की वैल्यू कितनी आ रही है उस केस में, V0 पूछा तुमसे क्वेश्चन में, V0 पूछा ना, देखो V0 कितना आएगा आंसर, आंसर कितना आएगा, फाइव वोल्ट, और बाकी लोग 5 वोल्ट, करेक्ट आंसर इज 5 वोल्ट, 5 ये है, ठीक है, 5 वोल्ट करेक्ट आंसर है। अब मुझे सेम क्वेश्चन में मैं एक कंडीशन देता हूँ तुमको, यहाँ पे लगा दिया 20 वोल्ट, अब बताओ आंसर कितना होगा, सेम क्वेश्चन में मैंने बैटरी डबल कर दी है इनपुट की, है बाकी सब डेटा सेम, अब आउटपुट वोल्टेज V0 कितना होगा, इस केस में बताओ, नवनीत का आंसर आया, बाकी लोग। अच्छा मुझे ये बताओ, जब तुम 20 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होगा, म्यूट से हटा के बताओ बेटा, अगर तुम 20 वोल्ट की बैटरी लगाते हो सोर्स में तो यहाँ ओपन सर्किट 10 वोल्ट होगा, तो डायोड का ब्रेकडाउन हो चुका होगा या नहीं, हो चुका होगा, हो चुका होगा। तो डायोड को हम किससे रिप्लेस करेंगे इंस्टेड ऑफ ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट से, एक बैटरी से, सिंपली अगर बोले तो एक बैटरी से, मतलब 20 वोल्ट, यहाँ 1 किलो ओम और यहाँ पे एक बैटरी 6 वोल्ट की ब्रेकडाउन के बराबर, और यहाँ एक रेसिस्टेंस, ये V0 है। तो V0 और ये पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में, V0 और ये बैटरी, तो V0 पे कितना पोटेंशियल होगा, पैरेलल में वोल्टेज बराबर, V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 वोल्ट, इसी को बोलते हैं रेगुलेट करके रखना, मतलब यहाँ पे अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पे वोल्टेज चेंज पॉसिबल नहीं है, क्यों, पैरेलल में जेनर डायोड का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो वो फिक्स वोल्टेज प्रोवाइड करेगा 6 वोल्ट का। तो अब आंसर क्या होगा उस केस में 6 वोल्ट। तो जेनर डायोड के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले उसको चेक करते हैं ओपन सर्किट, सॉरी ब्रेकडाउन में है या ब्रेकडाउन में नहीं, तो अगर ब्रेकडाउन में होगा तो जेनर वोल्टेज से रिप्लेस होगा वो बैटरी से, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम भी हो चुका है, आज विकास सर की क्लास नहीं होगी इसलिए मैं थोड़ा जो है 5-10 मिनट और करके एक टॉपिक ही कंप्लीट कर देता है ना, अगली क्लास से यूनिट 2 ऑप्टिकल पावर फोटो डायोड तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, इसको छोड़ो। ये क्वेश्चन बताओ, इन अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, ये लास्ट क्वेश्चन है, इन अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, ठीक है, इसमें जरूर वैसे इसमें पूछा है कि पीएन जंक्शन में कौन सा सीक्वेंस कैसे होता है, इसमें लिखा है पहले इंजेक्शन, फिर डिफ्यूजन, फिर रिकॉम्बिनेशन, दूसरे वाले में लिखा है इंजेक्शन, फिर ड्रिफ्ट, फिर जनरेशन ऑफ माइनॉरिटी,
तीसरे में लिखा है एक्सट्रैक्शन, डिफ्यूजन, जनरेशन। चौथे में लिखा है एक्सट्रैक्शन, ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन। बताओ कौन सा पॉसिबल आंसर लग रहा है तुम लोगों को? करेक्ट आंसर। पीएन जंक्शन में क्या क्या करते हैं हम लोग? कैरियर को इंजेक्ट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं? पहले ये बताओ, इंजेक्ट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं? दोनों साइड। सर इंजेक्ट कर। इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन निकालने को भी मैंने ये बोला है, इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब होल प्रोवाइड करना, तो दोनों साइड इंजेक्ट कहलाएगा कैरियर, पहली चीज। तो ऑप्शन सी और डी खत्म हो गया, एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। अभी बताओ इंजेक्शन के बाद डिफ्यूजन होगा या इंजेक्शन के बाद ड्रिफ्ट होगा? हाँ, डिफ्यूजन होगा ऑब्वियसली। मेजॉरिटी कैरियर ड्रिफ्ट नहीं करते, डिफ्यूज होते हैं क्योंकि फॉरवर्ड बायस है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ठीक है। अब यहीं पे क्लास एंड करते हैं, टाइम जल्दी हो चुका है, तुम लोग भी सैचुरेट हो गए। न्यूमेरिकल और भी हैं, इस साइड से जाके प्रीवियस गेट क्वेश्चन मार्क 1 मार्क 2 सेमीकंडक्टर फिजिक्स और पीएन जंक्शन की ट्राई करना, ठीक है। अगली वाली क्लास में स्टार्ट करूंगा मैं रेक्टिफायर यूनिट 2, और असाइनमेंट तुम लोगों का है फोटो डायोड और सोलर सेल कंप्लीट करना है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्लास में, नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। लीव करते हैं अभी।